हम यहाँ पर यूपीएससी सिलेबस के अनुसार ही कला और संस्कृति के संदर्भ में हम देखेंगे कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में विजुअल कला के विभिन्न रूप में लिपि, व्याकरण, दर्शन, गणित एवं विज्ञान को देखने की कोशिश करेंगे। गणित के अंतर्गत मेजरमेंट तथा विज्ञान के अंतर्गत मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह देखने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत हमने देखा है कि जो ये टॉपिक है, इसकी शुरुआत हम ब्राह्मी लिपि से मानते हैं, क्योंकि किसी भी भाषा या साहित्य की शुरुआत उसके लिपिबद्ध होने से ही मानी जाती है। जब तक वह लिपिबद्ध नहीं है तब तक वह साहित्यिक रूप नहीं ले सकता, साहित्य का रूप नहीं ले सकता। इसी संदर्भ में हम देखेंगे ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत हम तीन खंड में हमने ब्राह्मी लिपि को बांटा है। उसके अंतर्गत देखेंगे, जब प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत ही जो संस्कृत है वो ब्राह्मी लिपि से ही बना है। और इसमें हम देखते हैं कि बौद्धिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का प्रचलन वैदिक काल में रहा और उससे पूर्व भी रहा तथा उसके बाद भी प्रचलन में रहा। और इसी संस्कृत को और विस्तृत रूप देने के लिए पाणिनि एक लेखक जो है, उन्होंने व्याकरण नामक एक व्याकरण की किताब जिसका नाम अष्टाध्यायी की रचना की, तथा उसके बाद एक शब्दकोश की भी रचना की गई जिसका नाम अमरसिन्हा ने किया था। अब हम जो है ये संस्कृत के संदर्भ में कुछ जानकारी जानने का प्रयास करेंगे। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है तथा यह है वेद, पुराण, उपनिषद, धर्मसूत्र ये सभी संस्कृत में ही लिखे गए हैं। तथा यह भारतीय जो 22 भाषाएं हमारे संविधान में उल्लिखित है उसके अंतर्गत इसमें एक भाषा संस्कृत भी आता है। तथा हम जब पाणिनि के अष्टाध्यायी जो व्याकरण उसके संदर्भ में देखते हैं तो यह जो ग्रामर की किताबें हैं वो बहुत ही विस्तृत पूर्वक और वैज्ञानिकता के को आधार बनाकर अपना प्रस्तुतिकरण दिया है। Sanskrit was the classical literature language of the Indian Hindus, and Panini is considered the founder of the language and literature. तथा जो पनिनी जो है इनका जो जन्म हुआ था वो सालाटुल्ला में हुआ था, जो कि एक टाउन नियर टू द अटैक ऑन द इंडस के पास रहा है। द डेट गिवन फॉर पनिनी 4th, 5th और 6th and 7th century BC, and there is also agreement among historians. However, all these guesses are pre-Mauryan, while पुष्यमित्रा Shunga is the post-Mauryan king. Amar Sinha, it was one of the
Navratna of Gupta era, his book Amarkosh is a famous literary outcome of the Gupta era, while Harshvardhana is a post-Gupta king. तथा जो वैदिक काल में जो साहित्य का विकास हुआ या कहें धर्म पुराण किताबों का विकास हुआ वो इस प्रकार है। वैदिक की किताबें संस्कृत में लिखी, वैदिक इरा की किताबें संस्कृत में लिखा हुआ था। वेदा मीन्स नॉलेज होता है तथा इस वेदा के अंतर्गत 4 या 5 वेदा लिखा गया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एक सूक्ष्म वेद तथा इसे ही नाट्य वेद भी बोला जाता है। सूक्ष्म वेद या नाट्य वेद भी बोला जाता है तथा सभी वेदों का अलग से ब्राह्मणा से उपनिषदा और आरण्यका है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को सामूहिक रूप से त्राजी बोला जाता है तथा बाद में अथर्ववेद को इसमें समाहित किया गया था तथा वेद का समय की जांच करने या समय परखना कि किस समय वेद बना, यह बहुत ही कठिन कार्य है। अंग्रेज राइटर मैक्स मुलर कहता है कि झूठे प्रचारित करता है और कहता है कि हमारा जो वेद है ये 1000 BC में लिखा गया था, जबकि लोकमान्य तिलक जो हैं वो बताते हैं कि 6000 BC में। लेकिन जब हम रामायण काल देखते हैं तो रामायण काल का 15000 BC का काल रिसर्च में पाया गया है तथा इसके अंतर्गत हम 5 वेद बना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और नाट्यवेद या सूक्ष्म वेद। हम अब इन वेदों का जो है इन वेदों की ज्यादा व्याख्या ना करते हुए पुराना ब्राह्मणास और आरण्यका में इंटर करते हैं। वेद के निर्माण के बाद ब्राह्मणा का विकास किया गया तथा यह वैदिक कर्मकांड का ही व्याख्या है इस ब्राह्मणा आरण्यका में तथा इसमें बताया गया कि किस तरह से वैज्ञानिक और बिना लोभ के वैज्ञानिक ढंग से और बिना लोभ के इस पर काम किया जाए वेद के अनुसार। तथा इसके बाद जो ब्राह्मणस के बाद जो बना वो आरण्यका कहलाया तथा चारों वेदास के अलग अलग ब्राह्मणा बुक बना है। जैसे कि ऋग्वेद को कौशिटकी ऐतरेय ब्राह्मणा बनाया गया है। यजुर्वेद के अंतर्गत तैतरेय ब्राह्मणा बनाया गया था तथा शुक्ला यजुर्वेद के लिए शतपथ ब्राह्मणा बनाया गया है तथा अथर्ववेद तांडव पंचविश जमैनिया
ब्राह्मणा बनाया गया है। आरण्यका जो है वो डील विथ सोल, बर्थ, डेथ एंड लाइफ बियॉन्ड इट के बारे में बताता है। दिस वी आर स्टडीज एंड टॉट बाय मैन इन वानप्रस्थ, मुनिज एंड inhabitants living inside the forest. All these works were in Sanskrit. Initially they were handed down orally and were put to writing much later. उसके बाद उपनिषद को देखते हैं तो देर आर मोर देन 200 नॉन उपनिषद, 200 से ज़्यादा उपनिषदों के बारे में जानकारी मिलता है तथा इन उपनिषदों का ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत परंपरागत रूप से एक दूसरे को प्राप्त होता था। तथा इन उपनिषदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन, मृत्यु तथा आध्यात्मिक जगत तथा प्रकृति का ज्ञान तथा और भी बहुत सारे क्वेश्चनों का यहाँ पर इन उपनिषदों में व्याख्यान दिया गया जाता था, उनसे संबंधित बताया जाता था। सबसे पहला प्रथम या पहले बना उपनिषद का जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो बृहदारण्यका है, जो कि यजुर्वेदा से बिलोंग करता है, तथा चांद योग्या जो कि सामवेद से के अंतर्गत आता है तथा सामवेद से बिलोंग करता है। तथा सम ऑफ अदर उपनिषद आर ऐतरेकेना कथा उपनिषद होता है। हम देखते हैं कि रामायण और महाभारत भी संस्कृत में ही लिखा गया था तथा जो ओरिजिनल जो रामायण है, रामायण की प्रतियां हमें देखने को मिलती है वो वाल्मीकि रामायण को ही हम लोग ओरिजिनल रामायण मानते हैं। और इसी संदर्भ में अभी हाल फिलहाल में कई सारे विवाद उत्पन्न हुए, इसमें कोई नए नए राइटर जो पुरुषोत्तम अग्रवाल या कहें कोई क्रिश्चियन राइटर पीटर्स करके कोई नाम है या अन्य कई सारे जो हैं उत्तर रामायण का जिक्र करते हैं और गलत जानकारियां रामायण के संदर्भ में करते हैं, जो कि भगवान राम के चरित्र या छवि को खराब करे। इस तरह की बातें जो है पुरुषोत्तम अग्रवाल जैसे राइटर करते हैं और इसे कई सारे कोचिंगों में पढ़ाने का भी लोग प्रयास करते हैं, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तथा जो रामायण की पंक्तियां जो है या उनका जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था वो चित्रकूट में रखा गया है तथा वर्तमान में इसके कुछ अध्याय खंडित हो गए हैं। उसके बाद हम महाभारत को देखते हैं तो महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था, इसे संस्कृत में लिखा गया है तथा इसमें 8800 वर्ष और these were raised to 24,000 and came to known as Bharata, named after one of the earliest Vedic tribes है। ये भारता ट्राइब्स की भी व्याख्या करता है। फाइनल कंपाइलेशन ब्राउट द वर्स टू 1 लाख है विच came to known as the Mahabharata or the Satya Sastri Samhita. It contains narrative, descriptive and detective material relating to conflict between the Kauravas and Pandavas। पांडवाज और कौरवज के साथ युद्ध के कारण इसे महाभारत नाम दिया गया था। तथा भागवत गीता
महाभारत के अंतर्गत ही भागवत गीता आता है तथा इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो भगवत गीता contains the essence of divine wisdom and is truly a universal gospel. यह प्राचीन स्क्रिप्चर है तथा इसका जो व्याख्या है ये वर्तमान संदर्भ में भी किया जाता रहा है तथा इस भागवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उनके दायित्व के निर्वहन करने के लिए कई सारे यौगिक एवं वेदांतिक फिलोसफीज विथ एग्जाम्पल एंड एनालॉजी के अंतर्गत उनको बताने का प्रयास किया है तथा यही गीता जो है भागवत गीता हिंदू दे मेक गीता एक concise guide to Hindu philosophy and parochial self-contained guide to life. In modern times, Swami Vivekananda, Bal Gangadhar Tilak, Mahatma Gandhi, and many others used the text to help inspire the Indian independent movement. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी यह भागवत गीता कई सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भी इंस्पायर किया तथा this was mainly because of the Bhagavad Gita spoke of positiveness in human action. It also spoke of duty towards God and human being alike, forgetting about the result. भगवत गीता में यह संदेश दिया जाता है कि कभी भी परिणाम की चिंता किए बगैर ही कर्म करते रहना चाहिए इंसान को. गीता हैज बीन ट्रांसलेटेड नियरली इन ऑल द मेन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. पुराना के संदर्भ में हम देखते हैं तो 8 पुराना का नाम पुराण के नाम आता है जैसे ब्रह्मा पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, वराह पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, सूर्य पुराण, गरुण पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडे पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, सांदा पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मंड पुराण, तथा हम जो इसके बाद हम देखेंगे कैसे ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत थे पाली प्राकृत भाषा का प्रसार जो हुआ प्राचीन एवं मध्य आर्य भाषा के रूप में, इसे हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे. इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो पाली प्राकृत भाषा का प्रसार जो ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत हुआ उसे हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि शुंग काल के समय में भी पाली प्राकृत का प्रसार रहा. उनका कालखंड 187 से 75 ईसा पूर्व माना जाता है तथा उसके बाद कुषाण काल आता है जिसमें पाली प्राकृत का विकास हमें देखने को मिलता है. उसके अंतर्गत जब हम देखते हैं तो 88 ईसा पूर्व 101 ईसा पूर्व से 78 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है. उसी तरह उसके बाद सातवाहन के कालखंड में हम जब देखते हैं ब्राह्मी लिपि का विकास तो सातवाहन का काल जो रहा वो 235 से 213 ईसा पूर्व तक रहा. उसके बाद अशोका के कालखंड में भी ब्राह्मी लिपि का विकास हम देखते हैं. उसके अंतर्गत जब देखते हैं तो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के संदर्भ में देखा जाता है. उसके बाद गुप्तकालीन
स्कंद गुप्त के काल में भी ब्राह्मी लिपि या पाली प्राकृत भाषा का इस्तेमाल 455 ईसा से 467 ईसा पूर्व से 455 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। उसके बाद हम गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन के कालखंड में देखते हैं तो 645 ईसा पूर्व से 606 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व नहीं बल्कि गुप्त काल जो था ये 455 ईस्वी से लेके 467 ईस्वी का कालखंड माना जाता है। उसी तरह गुप्तोत्तर काल में 606 ईस्वी से 645 ईस्वी। उसके बाद हम देखते हैं कि दक्कन और दक्षिण कालीन पाली प्राकृत का विकास है। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि प्रकृत जो है वो प्रकृत इज द वाइडेस्ट सेंस ऑफ टर्म वाज इंडिकेटिव ऑफ एनी लैंग्वेज दैट इन any manner deviated from the standard one, that is Sanskrit. It was the spoken language of all Indian along with Pali after the Vedic period. The Prakrit language is believed to have been used while composing the Jain scripture. Prakrit is well known for the Gatha Saptasati 700 verses by Hala 300 AD, the best example of erotic literature. It is the compilation of 700 verses along with his own contribution of 44 poems. The sacred text, Siddhanta or Agama, of the two main sects of the Jain employed three types of Prakriti. The oldest sutra of Shvetambara sect are written in Ardha Magdi, while later books were in Mahasti. The sacred book of the Digambara sect are written in Savarseni. आर्यों ने माना कि भाषा की दो स्थितियां होती है। मध्यकालीन आर्य भाषा के प्रथम चरण को पाली तथा दूसरे चरण को प्राकृत के नाम से जाना गया है। पाली की काल सीमा 300 ईसा पूर्व, प्राकृत की 1500 ईसा तक माने गए। आचार्यों अर्थात भरत मुनि की प्रत्येक काल में भाषा की दो स्थितियां विद्यमान। भरत मुनि के अनुसार प्रत्येक काल में भाषा की दो स्थिति विद्यमान रहती है, एक देववाणी के रूप में तथा दूसरी मनुष्यवाणी के रूप में। यदि देववाणी संस्कृत थी तो उसी का सरलीकरण, सहजीकरण और संक्षिप्तीकरण से पाली प्राकृत का जन्म हुआ। जो ब्राह्मी लिपि है वो ऐसा माना जाता है कि नाभि से उत्पन्न हुआ। यह पाली प्राकृत कुछ और नहीं मनुवाणी है या मनुष्य वाणी है। वैदिक संस्कृत से विखंडकर लौकिक संस्कृत बनी। यह लौकिक संस्कृत भी जब साहित्यिक और व्याकरणिक परिधानों से सज संवर कर सहज शिष्ट एवं अभिजात मूलक भाषा बन गई तो जन साधारण के लिए फिर कठिन हुई। तथा उसके बाद हम देखते हैं कि पाली गौतम बुद्ध के उपदेश से गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने जन सामान्य को धर्मोपदेश दिया, उसे ही प्राकृत नाम दिया गया। प्राकृत को ब्राह्मी लिपि में से लिपिबद्ध किया गया है। पाली गौतम बुद्ध के उपदेश तथा बौद्ध भिक्षुओं की भाषा रही, इसलिए पाली को बौद्ध प्राकृत भी कहा गया है, जबकि प्राकृत जैन धर्मोपदेश आदि की भाषा रही। यही वजह है कि उन्हें अर्धमगही प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। पाली तथा प्राकृत
अवहट्टन को पुरानी हिंदी नाम दिया गया। पाली की जानकारी पिटक ग्रंथों में तथा वारा ग्रंथों, दीपवंश में तथा कथावत्स, महावत्स्यु तथा धम्मपद में उपलब्ध है। धम्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। तो प्राकृत की जानकारी हेमचंद आचार्य, वररुचि आचार्य, गोदयालान तथा वंशीधर की रीका में उपलब्ध है। कोई भी बोली साहित्यिक व्याकरणिक प्रसार पाकर तथा राजकीय संरक्षण से जुड़कर भाषा का रूप ले लेती है तथा बृहद क्षेत्रों में प्रसारित होती है। पाली प्राकृत भी बृहद क्षेत्रों में प्रसारित होकर परिनिष्ठित भाषाओं के रूप में भी स्थापित हुई। प्राकृत अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे मगही प्राकृत, अर्ध मगही प्राकृत, सौरसेनी प्राकृत, राजस्थानी प्राकृत, ब्राचड़ प्राकृत, कैकेय प्राकृत, रक्स प्राकृत तथा इसके बाद हम जब देखते हैं तो जो हड़प्पा कालीन जो हमें साहित्य मिले हैं उसके लिखावट जो है और दाहिने से बाया या राइट से लेफ्ट लिखावट होती है तथा वो इसी तरह की लिखावट हमें देखने को मिली है हड़प्पा कालीन साहित्य की लिखावट में तथा इसी को आधार बनाकर मुस्लिमों ने या उर्दू में इसको राइट से लेफ्ट लिखना शुरू किया। इसी हड़प्पा कालीन संस्कृति से सीख लेकर इसे इन्होंने साहित्य लिखना शुरू किया उर्दू में तथा इसी तरह देवनागरी लिपि जो है वो ठीक इसके उल्टा लेफ्ट से राइट लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में लिपि कई की शैली जो है वो कई तरह की होती है, जैसे कि चित्रात्मक, चित्रों द्वारा लिपिबद्ध किया जाना तथा बास्टनो, प्लिंडेन, गोमुद्रिक शैली में भी लिपि को लिखा जाता है। शैली जो होता है गोमुद्रिक शैली होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वेद को समझने के लिए वेदांता की रचना की गई, जो कि जिससे कि आसानी से समझ हो जाती है लोगों की तथा वेदों के उपवेद भी बनाए गए। हम इसका जिक्र ना करते हुए देखेंगे कि जो वैदिकोत्तर काल का हम एक बार प्रसंग ले लेते हैं। इसमें देखते हैं कि जो वेदांग के अंग के रूप में साहित्य की रचना के लिए वेदांग का उपयोग किया जाता है। इसमें वेदांग के अनुसार शिक्षा, कल्प, निरुवत्य, छंद, व्याकरण की रचना की जाने लगी वेदोत्तर काल के समय में तथा उसी संदर्भ में हम देखते हैं वेदा के रूप में शिल्प वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद इत्यादि की रचना हमें देखने को मिलती है। तथा इसके बाद हम जो ये पाली प्राकृत है इसके संदर्भ में जो प्री संबंधित पीटी में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं उसे देखने का प्रयास करेंगे, जो कि पूछा गया है प्री वगैरह में। edict written in Brahmi was
डेसिफरेड इन 1830 1830 में जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिशर था, वो बोलता है कि मैंने ब्राह्मी लिपि की खोज की तथा इसे वो पढ़ने का प्रयास किया वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। यही जो अंग्रेज है वो कहता है कि नहीं, मैंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का प्रयास किया 1830 में, या ब्राह्मी लिपि को जानने का प्रयास किया, या मैंने खोज किया ब्राह्मी लिपि का, ऐसा वो किताबों में लिखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अशोका एडिक्ट आर टू बी फाउंड स्कैटर्ड इन मोर देन 30 प्लेस थ्रू आउट इंडिया। 30 जगहों पर अशोका एडिक्ट पाया गया है ब्राह्मी लिपि में। वो एरिया है इन भारत, नेपाल, पाकिस्तान, जो आज के बन गया है अफगानिस्तान। उस समय में अखंड भारत हमारा हुआ करता था, और वहाँ वहाँ तक अशोका का जो पिलर वगैरह है उसमें ये, या अशोका का जो ढांचा है वो बनाया गया है, उसी में ये ब्राह्मी लिपि से लिपिबद्ध किया गया है। मोस्ट ऑफ देम आर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट फ्रॉम विच all Indian script and many of those used in southern Asia later developed. Ashoka edict are mainly concerned with the reform he instituted and the moral principle he recommended in his attempt to create a just and human society. इसी से रिलेटेड 2019 में पीटी का प्रश्न आया था। Sogora is a village of the on the bank of the Rapti river about 20 kilometers southeast of Gorakhpur, Uttar Pradesh. Sohagora is known for the Indian copper plate inscripted written in the Brahmi script. These earliest non-copper plate are a Mauryan recorded that the mentioned famine relief efforts. It is one of the very few pre-Ashoka Brahmi script जो कि प्राप्त हुआ था ब्राह्मी स्क्रिप्ट अशोका से पूर्व। अब थोड़ा सा जो है बुद्धिस्ट जैन के काल में कुछ पाली प्रकृति से संबंधित जानकारियां देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि द कैनोनिकल लिटरेचर इज ए बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द त्रिपिटका, डेट इज 3 बास्केट विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, अभिधमा पिटक है। The Jain texts were written in Prakrit and were finally compiled in the 6th century AD in Balavi in Gujarat. The important work are known as Anga, Upanga, Prakirnas, Kedab Sutra and Mal Sutra। ये जो सूत्रा है इसके अंतर्गत हमने देखा है कि एक प्रश्न पूछा है Maitreya is regarded as the future of Buddha. This is a word in Buddhist in chatology in some Buddhist literature such as Amitabha Sutra, Lotus Sutra. He is referred to as Ajita. According to the Buddhist tradition, Maitreya is a bodhisattva who will appear on the earth in the future, achieve complete enlightenment and teach the pure dharma. According to the scripture, Maitreya will be a successor to the present Buddha, Gautam Buddha, also known as Sakyamuni Buddha.
Orphery of the arrival of Maitreya referred to a time in future when the dharma will have been forgotten by most of the terrestrial world. परा प्रांजना मित्ता सूत्रा के संदर्भ में हम देखेंगे तो आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा बुद्धिज्म डिवाइडेड महायान एंड हीनयान. इट मीन्स महायान ग्रेटर और वास्ट व्हीकल एंड हीनयान लेसर और मोटेस्ट व्हीकल ओरिजिनेटेड इन द प्राजना पारा मित्ता सूत्रा. Mahayan believes heavenliness of Buddha believes in idol worship and mantra. Its main principles were based on the possibility of the universal liberation from suffering for all beings. Its principles are also based on the existing of Buddha and Bodhisattva nature. It allows salvation throughout having faith and committing oneself to the Buddha. Buddhist literature written by this दिव्यवदान महावंश दिव्यवंशा महाबोधिवंशवसा अशोकावंदन महापरिनिर्वाण सूत्र. इतने सारे किताब जो हैं या कहें बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा गया है तथा आर्या मंजू श्री मुलकालू को संस्कृत में बुद्धम धम्मम बोला जाता है. गुप्ता पीरियड में जो है ये संस्कृत लिटरेचर का विकास जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि फेमस संस्कृत ऑथर बहुत सारे उस समय में देखे जाते हैं. गुप्ता पीरियड को भारतीय साहित्यिक या कला संस्कृति विकास का गोल्डन पीरियड कहा जाता है तथा गुप्ता किंग पेट्रोनाइज द क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर का विकास करने में गुप्त राजाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है. दे हेल्प लिटरली द स्कॉलर एंड पोएट ऑफ संस्कृत. तथा इस कालखंड में हम जब पोएट का नाम देखते हैं तो सबसे पहले कालिदास का आता है. Kalidas wrote many beautiful poems and plays. His work in Sanskrit are considered the gems of literature. He wrote passionate plays and poems. His wonderful skill is exhibited in his poem Meghadutta, Ritu Samhara, Kumar Shambhav and Raghu Vamsa. He played अभिज्ञान शकुंतलम विक्रामर वसिया और मालविकाग्निमित्रा. मालविकाग्निमित्रा से के संदर्भ में कुछ जानकारियां है उसे देखते हैं. मालविकाग्निमित्रा इज ए संस्कृत प्ले बाय कालिदासा. इट इज हिज first play. Kalidasa Malvikagnimitra is based on the some event of the region of Pushyamitra Shunga. He tells the story of the love of Agnimitra, the Shunga emperor of the Vidisha, for the beautiful hand maiden of his chief queen. He falls in love with the picture of an exiled servant girl named Malavika. He must resort to the help of his gesture and play a game of the subterfuge merely to look at the new girls. When the queen discover her husband position for this girl,
She became infuriated and has Malvika imprisoned, but as fate would have it, in the end she is discovered to be of royal birth and is accepted as one of his queen. Agnimitra was son of Pushyamitra Shunga, founder of Sung dynasty. Meghdutta, it is a lyric poem written by Kalidasa. जो कुमार संभवा लिखा गया वो बर्थ ऑफ कुमार के संदर्भ में लिखा गया था। रघुवंशा जो लिखा है द डायनेस्टी ऑफ द रघुस के बारे में लिखा गया है। तथा अभिज्ञान शकुंतला जो है द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला से संबंधित है। तथा ऋतु संहारा फर्स्ट पोएट्री मेघदूता द क्लाउड मैसेंजर के रूप में दिखा। तथा अन्य जो ये मिलते हैं हमें गुप्त पीरियड में संस्कृत लिटरेचर लिखने और साहित्य लिखने वाला भी विशाखा दत्ता जो है। ही वॉज ए ग्रेट प्ले राइटर ऑफ दिस पीरियड। ही रोट 2 ग्रेट historical plays like मुद्रा राक्षसा एंड देवी चंद्र गुप्ता। उसी तरह शुद्र राका राइटर जो हैं वो संस्कृत में साहित्य लिखते हैं। ही रोट एन एक्साइटिंग प्ले मरिचा कार्तिकम ऑन द टॉय कार्ड। इट इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ सोशियो कल्चर कंडीशन ऑफ दैट टाइम। इसके बाद राइटर हरिसेना ही रोट ए पोएम प्रेजिंग द वैलोर ऑफ समुद्र गुप्ता। इट इज इंस्क्राइब्ड एन अलाहाबाद पिलर की व्याख्या भी ये बताते हैं। उसके बाद भाषा जो राइटर हैं वो संस्कृत के वो हैं। ही रोट ए 13 प्लेज विच इको द लाइफ स्टाइल ऑफ द इरा बिलोंग्स along with its prevent beliefs and culture। उसके बाद अन्य सारे भी संस्कृत के राइटर हैं जो कुछ नाम है इस प्रकार है। सुद्रेका मिरेकल द क्ले क्राफ्ट भाषा स्वप्न वासावदत्ता इन ड्रीम। भवभूति उत्तर रामचरित्र द लेटर लाइफ ऑफ रामा। भवभूति जो लिखते हैं ये बहुत ही रामायण की एक अलग तरह की व्याख्या करते हैं, जबकि वाल्मीकि जी ने उत्तरकांड नहीं लिखा था। भवभूति तथा अन्य क्या कहलाता है एक और राइटर हैं जो मार्कंडेय ऋषि हैं वो बताने का प्रयास किए हैं। जबकि अगर कालखंड की गणना की जाए तो ये दोनों राइटर जो हैं बहुत बाद में उत्तरकांड लिखने का प्रयास किए और गलत ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किए रामायण की छवि को। विशाखा दत्ता मुद्रा रक्षा रिटेन इन गुप्त पीरियड। हर्षवर्धना रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंदा। अदर जो है संस्कृत पोएट्री राइटर जो है भारावी जो है 550 एडी में। कीर्ता अर्जुनियम किरत एंड अर्जुन। मेघा 65 से 700 एडी। शिशु पाल वध द किलिंग ऑफ द शिशु पाल। जयदेवा 12th century द लास्ट ग्रेट नेम ऑफ संस्कृत पोएट्री। गीता गोविंदा डिस्क्राइब एवरी फेज ऑफ लव बिटवीन कृष्णा एंड राधा। डिडक्टिक फेबल्स विष्णु शर्मा पंचतंत्रा 5 chapter dealing with the politics and practical wisdom। नारायण पंडित हिट्टोपादशा द बर्ड एनिमल ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन स्टोरीज ऑफ द फर्स्ट बुक ऑफ ड्रामेटोपॉयस
टर्जी नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि 1st सेंचुरी BC 1st सेंचुरी AD। इसके बाद हम लोग गुप्त पीरियड के बाद कुषाण पीरियड में आते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि द कुषाण किंग पेट्रोनाइज संस्कृत स्कॉलर अश्वघोषा। ही रोट द बुद्ध चरिता विच इज द बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा। ही ऑल्सो रोट सुंदरानंदा विच इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ संस्कृत पोएट्री। India produced great literary work on subjects like math, astronomy, astrology, agriculture and geography, जिसके बारे में हम आगे चल के देखने का प्रयास करेंगे। Books on medicines were written by चरक on his surgery by सुश्रुता, इसे भी देखने का हम प्रयास करेंगे। अदर जो बुक जो है वो धर्मसूत्रा और स्मृति टुगेदर नया धर्मशास्त्र। द धर्मशास्त्र वेयर कंपाइल्ड बिटवीन 500 and 200 BC। दिस lay down duty for different varnas as well as for the king and their official. They prescribed the rules according to which property had to be held, sold and inherited. They also prescribed a punishment for person guilty of assault, murder and adultery. उसके बाद मनुस्मृति, उसके बाद अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखा था। उसके बाद द वर्क ऑन भाषा शूद्रका कालिदासा बाणाभट्टा हर्ष पीरियड में लिखा गया था। तथा द गुप्त पीरियड ऑल्सो सा द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत ग्रामर बेस्ड ऑन द वर्क ऑन पनिनी और पतंजलि। तथा इसके बाद हम जब देखते हैं कि भारतीय आर्य भाषा, उससे पहले हम देखेंगे, हाँ, भारतीय आर्य भाषा की उत्पत्ति हम देखने का प्रयास करेंगे। तो हम भारतीय आर्य भाषा की ओरिजिन ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज देखने का। अब ये आर्य जो शब्द है, सब लोग समझते हैं कि ये आर्य शब्द कहाँ से आया। तो रामायण के कालखंड में जो भगवान राम और उनके वंशों का जो संबोधन होता था, उस समय या उससे पहले भी आर्य से ही संबोधन किया जाता था। आर्य पुत्र बोला जाता था इन लोगों को। तो हमारे देश में आर्यवर्त देश उस समय था और जो वहाँ का राजा होता था उसे आर्य पुत्र बोला जाता था, अर्थात देश का बेटा। हम जो अभी तक हिस्ट्री का किताब प्राचीन काल का देख पाए हैं उसके अंतर्गत यही हमें देखने को मिलता है। और इसी संस्कृत से हमें बहुत सारे भाषाएं निकली, जैसे कि सौरसेनी वेस्टर्न के अंतर्गत देखते हैं तो हमें मिलता है कि वेस्टर्न हिंदी के अंतर्गत हिंदू उर्दू कनौजी हरियाणवी मिलता है। उसी तरह पंजाबी सौराशेनी वेस्टर्न के अंतर्गत पंजाबी लहुंडा, पहाड़ी के अंतर्गत नेपाली हिमाचली मिलता है। उसके बाद इसी सौरसेनी वेस्टर्न के अंतर्गत सिंधी भाषा मिलता है। इसी सौरसेनी वेस्टर्न के भाषा के अंतर्गत गुजराती, राजस्थानी, रोमानी मिलता है। उसके बाद महाराष्ट्री साउथर्न के अंतर्गत देखते हैं तो मालदीवियन, सिंगली तथा उसके बाद महाराष्ट्री साउथर्न के अंतर्गत मराठी, कोंकणी भाषा का विकास मिलता है। उसके बाद इसी संस्कृत इंडो ओरिजिन जो उत्पत्ति होती है जो इस भाषा का संस्कृत से, उसके अंतर्गत मगधी ईस्टर्न के अंतर्गत देखते हैं तो असमीज, बंगाली, ओडिया। बिहार में जो भाषा की उत्पत्ति होती है वो मैथिली, मगधी, भोजपुरी
जो कि साहित्यिक रूप इसका व्याकरण हमें नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद ईस्टर्न हिंदी के अंतर्गत जब देखते हैं तो छत्तीसगढ़ी भाषा जो है, तथा जो हम आधुनिक आर्य भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत देखते हैं तो हिंदी इज ए रिफाइंड डेराइव्ड वर्जन ऑफ देवनागरी लैंग्वेज ऑफ देव एंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम संस्कृत विच इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज नन टू द मैनकाइंड और एनी civilization and they all have equal and prominent importance in building the nation अखंड भारत। इसी के अंतर्गत हम जो भाषा देख रहे हैं उसमें हम लोग भारतीय स्क्रिप्ट एक आता है नाम, तो भारतीय स्क्रिप्ट क्या होता है इसे देखने का प्रयास करेंगे। तो इट इज़ एन अल्टरनेटिव स्क्रिप्ट फॉर द लैंग्वेज ऑफ इंडिया डेवलप्ड बाय ए टीम ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT इन मद्रास बाय लीड बाय डॉक्टर श्रीनिवास चक्रवर्ती। द स्क्रिप्ट दैट हैव बीन integrated included देवनागरी, बंगाली, गुरमुखी, गुजराती, ओडिया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल को भारतीय स्क्रिप्ट के अंतर्गत रखा गया है। तथा इसी के अंतर्गत जब देखते हैं कि एक आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन स्कीम। तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन स्कीम क्या है? तो इट इन्वॉल्व फर्स्ट सेपरेटेड और segmenting the document into text and non-text. The text is then segmented into paragraph, sentence, words and letter. Each letter has to be recognized as a character in some recognizable formats such as ASCII, Unicode. The letter has various components such as a basic consonant, modifier, vowels, etc. तथा जो हम ब्राह्मी लिपि के संदर्भ में एक अपडेट हमें देखने को मिला कि अशोका इंस्क्रिप्शन हैव बीन डिस्कवर्ड इन रिसेंटली discovered a stone sculpture slate at Kangan Sahili Mahastupa that depict the emperor with his queen surrounded by the women. The wandering slave is inscribed in Brahmi script which the word Range Ashoka the Great लिखा हुआ मिला है। ये तथा इसके बाद हम देखेंगे कि क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अवार्डेड द डिस्टिंक्ट्स ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू कन्नड़ा, मलयालम, ओडिया, संस्कृत, तमिल एंड तेलुगु। क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग क्लासिकल लैंग्वेज आर हाली एंटिक्विटीज ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट, रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर ए पीरियड ऑफ 1500 to 200 years, a body of ancient literature text which is considered as a valuable heritage by generation of the speaker. The literary tradition be original and not borrowed from another speech community. The classical language and literature being distinct from modern this day, this may also be a discontinuity between the classical language and later form or its offshore. इसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे बहुत सारी भाषाएं जो हैं ये क्लासिकल लैंग्वेज के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, जैसे वाल्मीकि और मल्हार है।
उसके बाद और भी कई सारे लैंग्वेजेस भाषाएं देखने को हमें मिलते हैं, जैसे कि अब हम मध्यकाल में वो जो अन्य भाषा है उसे हम अगर मिलेगा तो हम ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे मध्यकाल की भाषाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343(1) ब्रैकेट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया is Hindi. The 8th schedule of Constitution give a list of the 22 recognized official language. 14 of them recognized during the framing of Constitution. Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu, Urdu. Sindhi was added by the 21st Amendment in 1967. Konkani, Manipuri and Nepali added by 21st Amendment 1992. Santhali, Maithili, Bodo, Dogri by 92nd Amendment 2003. Manipuri, Bodo, Tibetan Burman language. English second official language of India and state language of Nagaland and Meghalaya. In 2004, the Government of India declared that language that met content requirement could be accorded the status of classical language in India. Language thus for declared to be classical language: Tamil in 2004, Sanskrit in 2005, Telugu in 2008, Kannada in 2008, Malayalam in 2013, Odia in 2014. How the classical language promoted various benefits. The two major annual international awards for a scholar of eminence of classical Indian languages, Center of Excellence for a Study in Classical Language is set up. The University Grant Commission is requested to start with the list in the Central University. A certain number of professional chair for the classical language so declared. Once the language is declared classical language, get financial assistance for setting up a center. Also open up for avenue for two major award for a scholar of eminence. आर्टिकल 20। अब उसके बाद हम एक टुलू लैंग्वेज आता है तथा कोंकणी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सी जानकारी हम देख लेते हैं। जिस तरह संस्कृत और ब्राह्मी लिपि या हिंदी के बारे में हिंदी को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो संस्कृत के अंतर्गत देखते हैं तो टुलू इज ए टेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ए लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन। टुलू इज ए द्रविडियन लैंग्वेज हु spoken and concentrated in two coastal districts of Karnataka and in Kasaragod district of Kerala. Kasaragod district is called Saptabhasha Samagam Bhumi, the confluence of 7 languages, and Tulu is among the 7. The census report 18,46,427 native speakers of the Tulu in India. Robert Caldwell 1814 to 1891 in his book Comparative Grammar of the Dravidian as our South Indian family of language called Tulu as one of the most high developed languages of the Dravidian family. The cities of Mangaluru, Udupi and Kasaragod are the epicenter of the Tulu center. 8th schedule 22 language in one of the Sanskrit has only 24,821 speakers in 2011 census. Manipuri, another scheduled language, has only
17,600,107 sorry 10,795 speaker. Many unscheduled languages have a sizable number of speakers below the 1 crore 4,13,637 स्पीकर है। गोंडी लैंग्वेज जो है उसका स्पीकर जो है 29,84,433 स्पीकर्स हैं। उसी तरह गारो भाषा का, गारो लैंग्वेज का 11,45,323 स्पीकर्स हैं। इसी तरह हो का है, खानदेशी का है, खासी का है, ओरान का है। इन भाषाओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम मध्यकाल में थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। तो मध्यकाल में जो है लिटरेचर का विकास, उर्दू का विकास हमने देखा कि जो हमारे हड़प्पा कालीन लिटरेचर लिखने की विधि थी उसी के अनुसार उर्दू का विकास किया है, राइट से लेफ्ट लिखने का प्रयास किया है। इस कालखंड में जो लेखक हुए वो लेखक शाम्स हुआ, जिलाउद्दीन बरानी हुआ, अब्दुल फजल हुआ जिसने अकबरनामा लिखा था, आईने अकबरी, उसके बाद अब्दुल आंदिर बदवानी, बाबर भी लिखा था तुजू के बाबरी में, जहांगीर तुजू के जहांगीरी, अब्दुल रहीम खान आई खान बाबरनामा लिखा था। तथा जायसी जो है इसी कालखंड में मध्यकाल में ही पद्मावत लिखे थे। पद्मावत इट इज ए पीस ऑफ पोएट्री डेटिंग बैक टू द 16th century written in अवधी लैंग्वेज बाई सूफी पोएट मलिक मोहम्मद जायसी। The poem is the story of the historic siege of Chittor by Alauddin Khilji. Malik Muhammad Jaisi was also Indian Sufi poets of the 15th century who wrote in both Awadh and Persian. Alauddin Khilji, he maintained large permanent standing army who was to be paid salary in case he introduced system of dag, branding of horse, and hulia, chehra, descriptive role of soldier. इसके बाद देखें शाह है फरिश्ता, तारिक फरिश्ता लिखा था। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखा था जिसका जिक्र हमने किया। हमिद लाहौरी बादशाह नामा। उर्दू लिटरेचर के संदर्भ में देखेंगे जो लिखा गया था, ये जितने हमने बताया वो अरबी में अरबी के लेखक थे। उसके बाद उर्दू लिटरेचर के लेखक जो हैं सर सैयद अहमद खान, मिर्जा गालिब, मौलाना अत्तब, हुसैन अली, अकबर इलाहाबादी, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, हिंदवी, अमीर खुसरो। उर्दू का शुरुआत सूफियों के खानका से मध्यकाल से शुरू हुआ। उर्दू का ज़्यादातर पर्शियन शब्द पर्शियन से लिया गया है। तथा एक अन्य तरह से भी जो मध्यकाल में साहित्य का विकास हुआ हो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में, राजा के कालखंड में भी माना जाता है। हमने बहुत सारे भाषाओं का विकास तो बता दिया लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। जो कि हमने बताया है कैसे मराठी का विकास हुआ, कैसे कश्मीरी भाषा का विकास हुआ। इसके बाद हम देखेंगे
कि भारत में जो है हिंदी देवनागरी लिपि से हिंदी के जो लेखक वगैरह हुए उनको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। जो आज़ादी के लिए, जो आज़ादी के काल में जो लेखक वगैरह हुए, जो आज़ादी में योगदान दिए है, देवनागरी लिपि में लिखने वाले लेखक हुए, महादेवी वर्मा, कालथॉल, ये बहुत सारे लेखक हैं जो है अन्य अन्य भाषाओं में क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेते हुए लिखे थे लिटरेचर साहित्य में। जैसे कि महादेवी वर्मा हिंदी में लिखे थे, कालाथॉल मलयालम में लिखे थे, कुमादन आसन मलयालम में लिखे थे, कालिंदी चरण पाणिग्राही उड़िया में लिखे थे, सबूज उड़िया में लिखे थे, बीएम श्री कात्या कन्नड़ में लिखे थे, पुट्टिया कन्नड़ में, बेद्री कन्नड़ में लिखे थे, विश्वनाथ सत्यनारायण तेलुगु में लिखे थे, उमाशंकर जोशी गुजराती में, रविकिरण मंडल मराठी में लिखे थे। ए ग्रुप ऑफ 6 पोएट ऑफ मराठी भाषा के 6 कवियों को मोहम्मद इकबाल भी उस समय उर्दू में लिखा, बंग 10 लिखा था, शेमोल की प्लाई तमिल में लिखा गया था, प्रताप कृष्णा या चेट्टी तेलुगु में लिखा गया था। तथा जो मॉडर्न जो देवनागरी लिपि में लिखे गए थे वो, उससे हम जब देखते हैं तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद के काल में देखते हैं कि प्रेमचंद्र, सुमित्रा नंदन पंत, निराला जयशंकर, महादेवी वर्मा का नाम आता है, जो कि किताबों को लिखते हैं। उसके बाद जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत निराला, ये सभी हिंदी में या देवनागरी लिपि में ही लिखे थे। उसके बाद हम नागार्जुन जो हैं वो लिखे थे, सच्चिदानंद सिन्हा, हीरानंद वत्स्यायन हिंदी में लिखे थे। उसका मुक्ति बोध ने भी हिंदी में लिखा था, लिटरेचर देवनागरी लिपि में लिखा था। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन जो है शेखर एक जीवनी जेल में लिखे थे, प्रयोगवाद के संदर्भ में लिखे थे। अज्ञेय या 10 साल में लिखा गया था। असाध्य वीणा नई कविता, तथा इसके बाद हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे विदेशी लैंग्वेज के फॉरेन लिटरेचर, फॉरेन साहित्य का विकास हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। फॉरेन साहित्यों के संदर्भ में देखते हैं, ग्रीक और रोमन लिटरेचर के संदर्भ में देखते हैं, मेगास्थनीज का बुक इंडिका हमें देखने का मिलता है। प्लेनी नेचुरल हिस्ट्री, प्लेनी बल्कि नेचुरल हिस्ट्री लिखा है। स्ट्रैबो ज्योग्राफी लिखा है। तथा प्लूटार्क जेस्टिन डायोडोर से, कार्टियर से, एरियन डायोडोर से, स्कूल से एक्सेट्रा जो है। उसी तरह चाइनीज लिटरेचर के साहित्य के संदर्भ में फाहियान, हेंसांग, इत्सिंग तथा अरबिक लिटरेचर के संदर्भ में जो है फोकुआ की फोजिगा रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, अरबिक लिटरेचर में अरबुनी तहकीकात उल हिंद, अबुल हसन मजमल हुल्ते तारीख संग्रह, चचनामा इत्यादि का प्रसंग आता है। अब हम दर्शन फिलोसफी विभिन्न कालखंड में देखने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत हम जब देखते हैं दर्शन का, तो दो तरह के दर्शन और फिलोसफी भारत में पाए गए हैं, ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स है। Orthodox means accepted the authority of Veda, believed in God. Example, Sad Darshana.
heterodox question the authority of the Veda, didn't believe in God. Example, Buddhism, Jainism, philosophy. Sada Darshan of Indian philosophy. During the later Vedic period, the defined idea and philosophies about the true nature of the soul of Atmana and the cosmic principle of Brahman, who represent the ultimate reality, were developed. The six systems of Indian philosophy are Nyaya, Vaisesika, Sakya, Yoga, Purva Mimamsa, Uttar Mimamsa, also called Vedanta. The fall in the category of the orthodox system as the final authority of the Veda is recognized by all of them. Each of these systems differ in one of the ways or the other in terms of concept, phenomena, law, and dogmas. समाख्या सिस्टम सागा कपिला, हम इसे एक्सप्लेन ना करते उसके बाद योगा पतंजलि ने दिया था, उसके बाद हम इसको भी एक्सप्लेन ना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद न्याय गौतमा ऋषि ने दिया था, इसको भी एक्सप्लेन ना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वैशेषिका मीमांसा जो टाइप होता है, दो तरह के हमें देखने को मिले हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तरा मीमांसा। पूर्व मीमांसा, द फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ पूर्व मीमांसा वाज फाउंडेड बाय जैमिनी। द मीमांसा दर्शना बिलीव्ड firmly in the performs of ritual and support the view that the body is perishable, but the soul survives even after the death of the body, and it reserves the right to enjoy the fruits of the ritual in heaven. Uttara Mimamsa, the philosophical system of Uttara Mimamsa, does not have a specific founder, since it is a conglomeration of three different schools of thought, namely Advaitvada, Vasishtha Advaita and Dvaita. The philosophical system of Uttar Mimamsa is otherwise called Vedanta. All the three schools of Vedanta have different teachers. Adi Shankara is the head of the Advaita system of Vedanta philosophy. Ramanuja is the architect of the Vasishtha Vedanta system of Vedanta. Ramanuja is the architect of the Vasishtha Vedanta system of Vedanta, and Madhva is the head of the Dvaita system of Vedanta philosophy. मीमांसा को डिफाइन करते हैं तो देखते हैं कि मीमांसा फिलोसफी इज बेसिकली द एनालिसिस ऑफ interpretation, application, and the use of the text of the Samhita and Brahmana portion of the Veda. According to Mimamsa philosophy, Veda are eternal and possess all knowledge, and religion means the fulfillment of duties prescribed by the Veda. The philosophy encompasses the Nyaya Vaisesika system and emphasizes the accept of valid knowledge. Its main text is known as the Sutra of Jaimini, which have been written during the 3rd century BC. The name associated with philosophy of are Sabar Swami and Kumarila Bhatta. The essence of system according to Jaimini is dharma, which is the dispenser of fruit of one action, the law of rightness itself. The system lay स्टेट्स ऑफ द रिचुअलिस्टिक पार्ट ऑफ वेदा। उसके बाद वेदांता को हम एक्सप्लेन ना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद चरवाक स्कूल ऑफ फिलोसफी देखते हैं, इसको भी एक्सप्लेन ना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं।
Vasishtha Vedatta it is a proponent was a Ramanuja. The basic theory is that the Jivatma is a part of Brahman and hence is similar but not identical. The Brahma, matter and the individual soul and distinct but mutually inseparable entities. वशिष्ठ Advaita advocate the bhakti to attain God. It is one of the most popular school of Vedanta, school of Hindu philosophy. Vedanta literally means the end of the Vedas. Vasishtha Adatta literally Advaita, which uniqueness qualification is a non-dualistic school of Vedanta philosophy. It is non-dualism of the qualified whole in which Brahmana alone exists but is characterized by the multiplicity. It can be described as a qualified monism or qualified non-dualism or attributive monism. There are three key principles of Vasishtha Vedanta. Tattva, the knowledge of three real entities, namely Jiva, living soul, the sentiment, Ajiva, the non-sentiment, and the Ishvara, Vishnu, Narayana, or Param Brahma, creator and controller of the world. Hitta, the means of realization as through bhakti, devotion, and prapti, self-surrender. Purusartha, the goal to be attained as a moksha or liberation from bondage. इसके बाद जैन फिलोसफी जो है हेरेडिटरी फिलोसफी जैन बुद्धिज्म एंड आजीविका इसे भी एक्सप्लेन ये जैन दर्शन में हमें देखने को मिलता है द जैन फिलोसफी आर फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय द ऋषभ देवा द नेम ऑफ आदित्यनाथ एंड अरिस्टा नेमी आर आल्सो मेंशन विद द ऋषभ देवा देयर वेयर 24 तीर्थंकरा हु एक्चुअली एस्टैब्लिश द जैन दर्शना The first Tirthankara realized that the source of Jain philosophy was Adinath. After the attained truth, he was called Mahavira and he strongly believed in the importance of celibacy of Brahmacharya. The Jain theory reality 7 kind of fundamental element. They are Jiva, Ajiva, अस्तिकाया बंधा संहारा निर्जना and moksha. Anastikaya like time have no body at all. Philosophy of Buddhism ये है Gautam Buddha was founded the Buddhist philosophy was born in 563 BC at the Lumbini, a village near Kapilvastu in the foothill of Nepal. At the age of 29, Gautam Buddha renounced family life to find a solution to the world, continuous sorrow of death, sickness and poverty, etc. गौतम बुद्ध को गया बिहार के गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम 3 मेन disciple known as Upali, Ananda and Mahakasyapa remember his teaching and passed them on the following. It believed that soon after the Buddha death council was called the Rajgriha where Upali recited the Vinaya Pitaka rules of the order and the Anand recited the Sutta Pitaka Buddha's sermon or doctrine and ethics. Sometimes later the Abhidhamma Pitaka consisting of the Buddhism
philosophy came into the existence. Realization of four noble truths is suffering in human life, causes of suffering, cessation of suffering, path of liberation, eightfold path of liberation, nirvana, right vision, right resolve, right speech, right conduct, right means of livelihood, right efforts, right mindfulness, right concentration. इसके बाद जो है हम अदत्ता, विशिष्ट विदत्ता, संवेत्ता अदत्ता के बारे में जो देखेंगे, उसके अंतर्गत कुछ विचारक आते हैं या संत आते हैं, वो आदि गुरु शंकराचार्य, श्री रामानुजा, श्री माधवाचार्य, इन दर्शनों को देते हैं। और अगला जो टॉपिक बच गया है वो अगले सेशन में डिस्कस करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।